हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों आज एक और बेहतरीन सा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 एंड 16 के लिए। वही दो चैप्टर जिसको आपको लगता है कि यार इसको ऑप्शन में छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछते हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं और इसको याद रखना भी बहुत ज्यादा ईजी होता है। तो ये जो चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 16 है, अगर इसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे तो आप उसको आराम से कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो या फिर जो भी है आंसर लिख सकते हो, जिससे आप लोग का कहीं पे भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको आपको छोड़ना पड़ जाए, यानी ऑप्शंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जिसको आपको आंसर नहीं आता, तो ये चैप्टर्स आपको उस चैप्टर के मार्क्स के रिप्लेसमेंट में काम आ सकते हैं और इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं बच्चों की डिमांड पे। तो चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों ही चैप्टर से लगभग 7-7 क्वेश्चन लेकर आया हूं, कुल मिला के 14-15 क्वेश्चंस आज हम देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे और आपको कैसे याद रखना है ये भी बहुत सिंपल तरीका है। तो फटाफट से इसको देखेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। एंड मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग के लिए जितना भी कंटेंट्स हम बना रहे हैं आप लोग जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी एफर्ट्स को आप एनकरेज कीजिए एंड प्लीज अपने दोस्तों को भी बताइए हमारी इस न्यू चैनल जेआर कॉलेज के बारे में, सो दैट मल्टीपल पीपल गेट द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग। एंड आगे केमिस्ट्री के बाद मैथ्स के लिए तो जबरदस्त आने वाला है और बायोलॉजी के लिए भी जबरदस्त चीजें आने वाली है, तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 15 से पूछता है, तो जो कि है राइट द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मोनोमर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 पॉलीमर जो है उसको जब प्रिपरेशन करना होता है तो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यूज होते हैं, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो मोनोमर जो होता है नाइलॉन 6 में जो होता है उसमें 6 कार्बन एटम यूज होते हैं। क्या बोलते हैं? 6 कार्बन। नाइलॉन 6 को सिलोन कैप्रोलैक्टम भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि 6 कार्बन, नाइलॉन 6 में 6 कार्बन एटम एज ए मोनोमर जो है वो इस्तेमाल होता है, जो प्रेजेंट होता है मोनोमर में। ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल, एक लाइन के लिए 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ कैटलिस्ट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है ना। तो आपका जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है HDPE, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो आपको बताना चाहूंगा इसमें यूज होता है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट याद रखोगे, जो कि होता है ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम विद द टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये आपको नाम याद रखना है, इतना लिख दोगे 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। और भी क्या क्वेश्चन है हमारे पास, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोमर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। तो पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा मोनोमर यूज होता है? तो इसमें यूज होता है अक्राइलोनाइट्राइल। ऑब्वियसली जब अक्राइलोनाइट्राइल बहुत बार एक के साथ जब कंबाइन होगा तभी तो जाके पॉलीमर बनेगा ना, तो ये क्या है आपका मोनोमर हो गया। एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है? एक मोनोमर है। जब ये बहुत बार इकट्ठा हो जाएंगे, पॉलीमराइजेशन होगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जिसका स्ट्रक्चर अगर आपको मान लो पूछा जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CHCN, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला we can say of the acrylonitrile. Next question, monomer of natural rubber. नेचुरल रबर ऑब्वियसली आप जानते हो रबर किससे बनता है? आइसोप्रीन से बनता है। तो ऑब्वियसली नेचुरल रबर का मोनोमर किसका क्या है? वो इसका नाम क्या है? आइसोप्रीन, ठीक है ना। आपको पता ही ना, पॉली आइसोप्रीन को ही रबर कहते हैं ना। तो यही सब चीजें आपको याद रखनी है। आइसोप्रीन जो होता है वो नेचुरल रबर का मोनोमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलास्टोमर। अलग से भी पूछा जा सकता है इलास्टोमर डिफाइन करने के लिए, या फिर किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ कंबाइन करके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की कैटेगरी में पूछ सकता है। तो सबसे पहले पूछा है डिफाइन द इलास्टोमर। इलास्टोमर का मतलब क्या होता है? देखो डेफिनेशन दिया हुआ है कि पॉलीमर्स हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कुछ ऐसे जो पॉलीमर्स होते हैं जिनके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो, जिसमें सब्सटेंस जो होता है वो स्ट्रेच किया जा सकता है बाय द एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि कुछ ऐसा मटेरियल जिसको अगर मैं बाहर से खींचूं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए एंड जैसे उसको छोड़ दूं तो वो रिस्टोर हो जाए अपने ओरिजिनल शेप में। जैसे हमारा रबर बैंड होता है, उसको हम लोग खींचते हैं, लंबा हो जाता है, जैसे छोड़ते हैं जिसका ओरिजिनल साइज होता है वो वापस से लौट आता है। तो इस चीज का जो इस टाइप के जो मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया इलास्टोमर्स। नेक्स्ट, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राइट द नेम ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6 पॉलीमर। तो ऑब्वियसली मैंने आपको नाइलॉन 6 का मैंने बताया था, क्या था आपको याद करो? नाइलॉन 6 का जो मैंने आपको बताया था तो वो क्या था? 6 कार्बन एटम था, कैप्रोलैक्टम, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पूछा है कि जो नाइलॉन 6 है इसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो क्या है? तो रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है वो होता है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन, ठीक है। याद रखना क्या होता है? एडिपिक एसिड यूज हो रहा है और साथ ही में हेक्सामिथिलिन डायमाइन यूज हो रहा है, किसमें? नाइलॉन 6 पॉलीमर को बनाने में रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से,
क्या बोलता है, देखो डिफाइन द वल्कनाइजेशन, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वल्कनाइजेशन क्या होता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर यूज इन नेचुरल रबर। तो पहली बात तो वल्कनाइजेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई, कि द प्रोसेस बाय विच अ नेटवर्क ऑफ ए क्रॉस लिंक इज इंट्रोड्यूस इनटू ए इलास्टोमर। मतलब इलास्टोमर क्या होता है कि जब बहुत सारे क्या होता है नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक जो इंट्रोड्यूस होते हैं इलास्टोमर्स में, उसी को हम लोग वल्कनाइजेशन बोलते हैं। आपको पता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एक टॉपिक था, तो वल्कनाइजेशन इस चीज को बोलते हैं। और आपका जो नेचुरल रबर होता है उसमें मोनोमर कौन सा यूज होता है, आइसोप्रीन यूज होता है। तो उसका पूछा क्या है हम लोग को, स्ट्रक्चर पूछा है। तो स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, याद रख लो, स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस कर लो। आइसोप्रीन, जो बहुत सारे आइसोप्रीन बनते हैं मतलब मिलते हैं तो वो रबर बनता है, यानी पॉली आइसोप्रीन बनता है। तो ये जो चीजें आपको दिख रही है ये उसका स्ट्रक्चर है, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है। CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर आइसोप्रीन। ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द होमोपॉलीमर्स विद एग्जांपल। कभी कभी पूछता है होमोपॉलीमर्स क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि जो पॉलीमर्स होता है ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट होता है, उसको होमोपॉलीमर। होमो का मतलब सेम, तो सेम सेम सभी यूनिट, जितने भी यूनिट्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो सभी सेम यूनिट्स रहेंगे, दैट इज नथिंग बट द होमोपॉलीमर, इसीलिए इसको होमोपॉलीमर बोलते हैं। रिपीटिंग यूनिट क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप का होता है, और ये फॉर्म होता है बाय सिंगल मोनोमर। एक ही मोनोमर रहेगा, सेम सेम रहेगा, रिपीटिंग हो रहा है तो मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सिंगल मोनोमर रहेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट मोनोमर। हो सकता है किसी केस में दो अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट मोनोमर हो, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे तो आपका जो मोनोमर होता है वो सेम होता है, रिपीटिंग होता रहता है, तब जाके वो बनता है क्या, पॉलीमर। समझ में आ गया, होमोपॉलीमर बनता है। अब इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे नाइलॉन 6, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिन, ये सभी चीज जो है वो एग्जांपल है किसका, आपके होमोपॉलीमर्स का। तो इसको भी आप याद रख लो, स्क्रीनशॉट्स तो ले लेना लेकिन इसको बाय हार्ट कर लेना। करेक्ट। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का। एक और फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर बोल रहा हूं मतलब 15th चैप्टर का एक और 15 चैप्टर में से क्वेश्चंस आ सकता है, जो कि है डिफाइन द रबर। रबर का डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है, और हमको पूछता है केमिकल रिएक्शंस, कि कैसे आप केमिकल रिएक्ट करोगे तब जाके ये बनेगा। तो दो चीज का पूछेगा जहां तक मुझे लगता है, एक है टेफ्लॉन, एक है पॉलीआइसोप्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला है रबर। रबर का डेफिनेशन बोलेंगे तो पॉलीमर्स विच आर इलास्टिक इन नेचर इज कॉल्ड रबर। यार बहुत सिंपल है, जो पॉलीमर्स इलास्टिक होता है वो रबर कहलाता है। ठीक है। अब टेफ्लॉन का यहाँ पे केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन कैसे होता है, तो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास टेट्राफ्लोरोइथिलीन होता है। ठीक है, क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन होता है, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। फिर हम लोग आगे n मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब नंबर ऑफ हमारा टेट्राफ्लोरोइथिलीन। अब ये जाता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तब जाके इसका क्या हो जाता है, लिंकेज हो जाता है, दैट इज CF2 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 ये मल्टीपल आगे बढ़ता रहेगा n नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज नथिंग बट द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं टेफ्लॉन। क्या कहते हैं, टेफ्लॉन। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है टेफ्लॉन बनने के लिए। वैसे अगर पॉलीआइसोप्रीन बनाना है तो कैसे केमिकल रिएक्शन होगा, पॉलीआइसोप्रीन के लिए लगता है हमें दैट इज आइसोप्रीन, जो कि ये मोनोमर होता है ना, रबर का मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन। तो ये आइसोप्रीन है, H2C यानी CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH ब्रांच होके डबल बॉन्ड CH2, n नंबर ऑफ टाइम्स आगे मल्टीप्लाई कर दिया। ऑब्वियसली इसमें होगा उसका पॉलीमराइजेशन। क्या होगा उसका, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एंड फिर वो क्या बनाएगा, लिंकेज करके पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनाएगा आपका दैट इज CH, CH3 CH, CH2, इस प्रकार से बनाएगा, जिसको हम लोग पॉलीआइसोप्रीन बोलते हैं। और ऑब्वियसली पॉलीआइसोप्रीन को ही रबर के नाम से जाना जाता है। तो ये थे टोटल 7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन मैंने कराए किसके, 15th चैप्टर के। अब आते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर जो कि 16th चैप्टर है। इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑब्वियसली टोटल थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स में ज्यादातर आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं अभी हम लोग। तो पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, नेम द प्लांट विच इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सेल्फ क्लीनिंग के एग्जांपल होते हैं, जैसे लोटस। तो लोटस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग प्लांट। नेम द गामा आइसोमर ऑफ द बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसका गामा आइसोमर क्या है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का, तो वो होता है गैमाक्सेन या फिर लिंडेन भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, गैमाक्सेन या फिर लिंडेन, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। तो इसको अभी आप बाय हार्ट कर लेना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट एनी एग्जांपल्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स विच इज यूज इन फोटोकैटालिसिस। तो फोटोकैटालिसिस जब होता है तो उसमें नैनो पार्टिकल्स कौन से यूज होते हैं, उसके 2 एग्जांपल लिख दो। तो यहां पे जिंक ऑक्साइड ले लो, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गए, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स व्हिच इज यूज्ड इन द फोटोकैटालिसिस। तो इसको आप याद रख सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन पूछा है, राइट एनी वन एग्जांपल ऑफ सेफर सॉल्वेंट एंड हजार्डस सॉल्वेंट। सेफर सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट सबको पता है वाटर होता है भाई। सेफर सॉल्वेंट, वाटर से सेफर कोई हो नहीं सकता। सेफर सॉल्वेंट वाटर ले लो, और हजार्डस जो थोड़े से क्या बहुत ज्यादा नुकसान करता है, तो हजार्डस सॉल्वेंट इज
डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन इज वेरी हजार्डस। समझ में आ गया बच्चा यहां तक? ठीक है, और भी एक दो क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा है जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट पर्सनल तौर पे, जो कि है राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो पार्टिकल्स और नैनो टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस, मेरे हिसाब से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों आप लोग कर लो, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, एक एक दो दो मार्क्स के हिसाब से या फिर 3 मार्क्स के हिसाब से पूछ सकता है। तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो क्या एडवांटेज है, फटाफट देख लेते हैं। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहले रिवॉल्यूशन इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो नैनो पार्टिकल नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो काफी एडवांसमेंट हो गया, और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बहुत एडवांसमेंट हो गया है। इसके अलावा जो नैनो टेक्नोलॉजी होता है आपके सोलर पावर को और ज्यादा एफिशिएंट और इकोनॉमिकल बनाएगा। ठीक है, ये उसका एडवांटेज हो गया। तीसरा कि भाई एनर्जी स्टोरेज जो डिवाइस होते हैं वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। एंड साथ ही में कुछ ऐसे लाइफ टेकिंग डिसीज जो होते हैं जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, इसका भी उपचार हो सकता है। यानी कि जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस होते हैं जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, इसको ठीक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो पार्टिकल। अब इसके एडवांटेजेस तो हमने देख लिए, 3 के बदले 4 बता दिए, लेकिन और भी चीजें बतानी है आपको। मान लो अगर आप इसमें तो खाली एडवांटेज पूछा है, लेकिन मेरी तरफ से मैंने डिसएडवांटेज भी लिखा हुआ है। मान लो एग्जाम में आता है डिसएडवांटेज लिखो, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज ये है कि नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये बहुत छोटे होने की वजह से आपके लंग्स में चले जा सकते हैं और लंग कैंसर, लंग डैमेज भी कर सकते हैं आपको। तो नैनो टेक्नोलॉजी ये नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, छोटे होने के कारण ये ऑब्वियसली हवा में बहुत ज्यादा जा सकते हैं, तो एयर पॉल्यूशन होने का भी चांसेस होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है, वैसे और भी होते हैं, लेकिन 2 पॉइंट इज इनफ आपको याद रखने के लिए। उम्मीद करता हूं नैनो टेक्नोलॉजी नैनो पार्टिकल का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज क्या है ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज नथिंग बट राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज एटम इकोनॉमी। तो फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज एटम इकोनॉमी का? जो कि होता है फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला वेट, उसको डिवाइड कर दो सम ऑफ द फॉर्मूला वेट। जितने भी रिएक्टेंट्स रहेंगे उस पूरे रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट है उसका फॉर्मूला वेट जो है उसका सम, और ऊपर फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करो, आपका परसेंटेज एटम इकोनॉमी जो है वो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग आंसर लिखना। बस यही था छोटा सा वीडियो जिसमें हमने चैप्टर 15 एंड 16 का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरी तरफ से जो मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू वो मैंने आपको डिस्प्ले कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये काम आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।